नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। जहरीली धुंध की मोटी परत की वजह से दिल्ली बनी गैस चैम्बर। वायु गुणवत्ता लगातार बनी हुई है गंभीर। एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहर भी प्रदूषण की चपेट में। पंजाब में राज्य सरकार की लापरवाही के चलते पिछले 2 महीनों में पराली जलाने की लगभग 12,000 से अधिक घटनाएं सामने आई। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गृह जिले संगरूर में सबसे अधिक जलाई गई पराली। और नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज दूसरा दिन। फूड स्ट्रीट बना आकर्षण का केंद्र। लोग क्षेत्रीय व्यंजनों का उठा रहे हैं लुत्फ। और अब नजर डालेंगे खबरों पर। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार खराब स्थिति में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई क्षेत्रों में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया है। आनंद विहार इलाके में AQI 448, जहांगीरपुरी में 421, द्वारका सेक्टर 8 में 435 और IGI एयरपोर्ट के आसपास AQI 421 दर्ज किया गया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से अब सांसों पर संकट आ गया है। गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी दिल्ली ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों को सांस लेने में परेशानी है, आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में अगले कुछ हफ्ते प्रदूषित हवा से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। शहर में पानी के छिड़काव के लिए 345 मशीनें तैनात की गई हैं। पंजाब में पिछले 2 महीनों में धान की कटाई का मौसम शुरू होने से लेकर अब तक खेतों में पराली जलाने की लगभग 12,000 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। विभिन्न जिलों के प्रशासन में धान की पराली को खेतों में जलाने पर अभी तक केवल 973 घटनाओं में ही कार्रवाई की गई है। ऐसे किसानों पर 24,30,000 रुपए का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है और 3,95,000 की वसूली की गई है। स्पष्ट है कि कार्रवाई की रफ्तार काफी धीमी है, जिससे पिछले कुछ दिनों में रोजाना ऐसी घटनाओं का आंकड़ा 1000 से भी पार जाने लगा है। पराली जलाने के सबसे अधिक घटनाएं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गृह जिले संगरूर में 1907 देखने को मिली है, जबकि इसके बाद सीमावर्ती जिले में तरनतारन में 1469 और अमृतसर में 1353 घटनाएं हुई हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज दूसरा दिन है। यहां तमाम फूड प्रोसेसिंग कंपनियों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है। आयुष मंत्रालय ने अपने स्टॉल में आयुष आहार की थीम पर कई स्टार्टअप्स को जगह दी है। क्या खास है आयुष आहार में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आयुष विधा केवल चिकित्सा शास्त्र ही नहीं है, बल्कि वो स्वास्थ्य का विज्ञान भी है। आयुष पद्धति में बहुत सारा आहार के ऊपर वर्णन भी है और प्रैक्टिस भी है। यही देखने को मिल रहा है प्रगति मैदान में लगे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के आयुष मंत्रालय के स्टॉल में। 300 स्क्वायर मीटर में लगे आयुष मंत्रालय के स्टॉल में कई स्टार्टअप को जगह दी गई है। चाहे बात मिलेट यानी श्री अन्न की हो या गर्भावस्था से पहले और बाद में कैसे आयुर्वेद का आहार फायदा करता है, उसका भी प्रोडक्ट यहाँ लगा है। आयुर्वेदिक बेस पे प्री एंड पोस्ट नेटल फूड का है कि जब बच्ची गर्भवती होती है तब से लेके बच्चा डिलीवर होने तक एवरीथिंग न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से पर मंथ वाइज एंड बाद में पोस्ट डिलीवरी दिया जाता है। हम अभी 3 प्रोडक्ट्स मेनली बना रहे हैं, जैसे कि एक प्रोटीन बार जो कि 100% नेचुरल है और आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स से भरी हुई है, और है एक स्मार्टी बार जो कि बच्चों के लिए बनाई हुई एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जो कि उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छा है। कि सभी को टेस्ट चाहिए लेकिन हेल्थ के बारे में कोई सोचता नहीं है। सो वी वांट टू प्रूव देम कि आयुर्वेद टेस्टी भी हो सकता है। पहले सबको लगता है कि आयुर्वेद कड़वा होता है, लेकिन दैट इज अ मिथ। तो वो मिथ को हम सर चेंज करना चाहते हैं कि आयुर्वेद टेस्ट भी हो सकता है। तो उसके लिए सर हमने ऐसे पोषक पैनकेक्स हो गया सर, फिर सर चाय मसाला, छाछ मसाला और आयुर्वेदिक मिल्क शेक का इंस्टेंट प्रीमिक्स इत्यादि कई सारे प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किए जो कि डेली लाइफ में ये यूज़ कर सकते हैं, और उसी में ही आयुर्वेद को इनकॉर्पोरेट किया है ताकि वो आयुर्वेद का भी लाभ ले सके। यहाँ पर लगे सभी प्रोडक्ट रिसर्च आधारित हैं
उसी प्रोडक्ट को आयुष आहार में शामिल किया गया है जो FSSAI के मानदंडों पर खरे उतरे हैं। जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जा रहा है। जो रेसिपीज है हमारी, जैसे हमारी 50 प्रकार की तो खिचड़ी है उदाहरण के रूप में, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे हम अभी यहाँ पर इसी में हमने एक डायबिटिक के लिए एक सूप तथा डायबिटीज के लिए हेल्दी सूप वो हमने प्रपोज किया है। फिर हेल्दी आटा, मल्टीग्रेन के आटे जो अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग काम करें, ऐसे कस्टमाइज ऐसे हमने शोकेस किया है। तो इट्स नॉट ओनली कुकीज एंड चॉकलेट्स, इट इज समथिंग मोर देन दैट। तो वो हमने इसको यहाँ बीते कुछ वर्षों में आयुष क्षेत्र में नई ताजगी आई है। साथ ही साथ आयुष प्रोडक्ट की मांग देश के अलावा दुनिया भर में बढ़ी है। FSSAI के साथ मिलकर एक अलग से आयुर्वेद आहार को नोटिफाई किया गया है। बीते 9 साल में आयुष के मार्केट में 8 गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में जहां आयुष का मार्केट $3 बिलियन था, आज वो $20 बिलियन हो गया है। नितेन सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और इस बीच केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, वस्त्र तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय उपभोक्ता अब उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार उत्पादकों को नए गुणवत्ता मानकों को अपनाने और अनुकूलन के लिए सहायता एवं उपयुक्त समय प्रदान कर रही है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि भारत अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों के प्रदाता के रूप में पहचाना जाए। पीयूष गोयल ने कहा कि यदि उपभोक्ता भारत में कोई उत्पाद खरीदते हैं तो उन्हें उच्च गुणवत्ता का भरोसा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित देशों के पास इस संबंध में साझा करने के लिए बहुत कुछ है और इसीलिए जिन देशों को इसकी आवश्यकता है उनके लिए G20 मानक संवाद जैसी नियमित गतिविधियों के माध्यम से एक मजबूत ढांचा बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ वर्षों में भारत अपने मानक इकोसिस्टम को प्रशिक्षण की प्रयोगशालाओं की तरह उन्नत करेगा और आशा है कि अन्य देशों के साथ भी आपसी स्वीकृत समझौते होंगे ताकि धरती माता और दुनिया के प्रत्येक नागरिक के लिए बेहतर व समृद्ध भविष्य के लिए गुणवत्ता प्राप्त की जा सके। पीयूष गोयल नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 मानक संवाद के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जल जीवन मिशन के तहत 13 करोड़ 49 लाख घरों तक पानी के कनेक्शन पहुंच चुके हैं। जल जीवन मिशन के निदेशक विकासशील ने हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से खास बातचीत करते हुए बताया कि हर घर हर जल के तहत 70% घरों तक पेयजल पहुंच गया है। इस योजना के तहत शुद्ध जल पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 2022-23 में 1 करोड़ 70 लाख सैंपल की जांच हुई, जो पहले केवल 40 लाख सैंपल ही हुआ करती थी। हर घर पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन लगातार प्रयासरत है। इस समय क्या वर्तमान स्थिति है, कितने करोड़ घरों तक पेयजल पहुंच चुका है, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जल जीवन मिशन के डायरेक्टर और एडिशनल सेक्रेटरी विकासशील जी। सर, इस समय क्या स्थिति है जल जीवन मिशन का अनाउंसमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त 2019 को किया था। उस समय देश में 19 करोड़ 24 लाख ग्रामीण घरों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख यानी 17% के करीब घरों में ही नलों से शुद्ध पानी की व्यवस्था थी। मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और उनके नेतृत्व में तेज़ी से काम करते हुए लगभग 4 साल से भी कम समय में अब देश में 13 करोड़ 49 लाख से अधिक घरों में नल से जल की व्यवस्था की जा चुकी है। यदि अनुपात में देखें तो ये कुल ग्रामीण घरों की संख्या का 70% से अधिक है और 100% कवरेज के लक्ष्य को लेकर सभी राज्यों में तेजी से काम चल रहा है। गुणवत्ता वाला पेयजल पहुंचे लोगों तक, इसके लिए किस तरह से काम किए जा रहे हैं? सो मिशन में शुरू से ही ये ध्यान रखा गया है कि हमारा फोकस केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना हो, बल्कि जो नलों के थ्रू शुद्ध जल प्रदान होना है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और रेगुलरिटी पे रहे। क्वालिटी की अगर बात करें तो देश में वाटर क्वालिटी टेस्टिंग की जो हमारी क्षमताएं हैं उनको और विस्तारित किया गया है। मिशन के प्रारंभ के पहले जहां साल भर में करीब 40 लाख वाटर सैंपल्स की टेस्टिंग होती थी, उसकी तुलना में वर्ष 2022-23 में 1 करोड़ 70 लाख से अधिक वाटर सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। समुदाय में भी पानी की क्वालिटी के विषय में जागरूकता रहे और उनकी सहभागिता रहे, टेस्टिंग का जो भी रिपोर्ट्स हैं उसकी पारदर्शिता रहे। उस दृष्टि से ये लक्ष्य किया गया है कि हर एक गांव में 5 महिलाओं को पानी की जांच का प्रशिक्षण दिया जाए।
और अब तक करीब 23 लाख से अधिक महिलाएं इसके लिए प्रशिक्षित की जा चुकी हैं, जो कि टेस्टिंग का कार्य कर रही हैं। विभाग ने अब ये भी व्यवस्था की है कि यदि कोई नागरिक चाहे तो अपने नल के जल का सैंपल अपने निकटस्थ लैब में भेजकर उसकी पानी की जांच करा सकता है। इन प्रयासों के फलस्वरूप जहां मिशन के शुरुआत में देश में करीब 27,000 ऐसी बसाहटें थीं जिनमें आर्सेनिक या फ्लोराइड की समस्या थी, अब इन सभी बसाहटों में शुद्ध पानी की व्यवस्था की जा चुकी है। देश में अब कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में आर्सेनिक या फ्लोराइड की कोई समस्या नहीं रह गई है। तो ये थे जल जीवन मिशन के डायरेक्टर विकासशील जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से अभी तक 70% घरों तक, जो ग्रामीण घर हैं, उन तक स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। अगली खबर, प्याज की कीमतों को नियंत्रण में करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से मोबाइल वैन के द्वारा देश भर में प्याज 25 रुपये किलो उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार बफर स्टॉक से 1 लाख टन प्याज बाजार में उतार रही है, ताकि त्योहारों के समय में थोक और खुदरा बाजार में कीमतें कम रहें। इन तमाम मुद्दों पर डीडी न्यूज से खास बातचीत की एनसीसीएफ के बिक्री अधिकारी। नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार ने काफी बड़े कदम उठाए हैं, और उसमें से एक सबसे बड़ा कदम है कि एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से दिल्ली के अंदर सस्ती दरों पर प्याज को बेचा जा रहा है। ये तस्वीरें तो सिर्फ हम दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देश भर के अंदर एनसीसीएफ का ये प्रयास है कि त्योहारी सीजन के अंदर लोगों को जो है प्याज जो है वो सस्ती दर पर मिलनी चाहिए। आप एनसीसीएफ की इस मोबाइल गाड़ी को देख सकते हैं। इस समय ये दिल्ली के एक साउथ एवेन्यू इलाके के अंदर हैं। लोग जो हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर प्याज ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर अगर हम खुदरा कीमतों की बात करें तो 60 से 70 रुपए किलो के हिसाब से प्याज मिल रही है, लेकिन एनसीसीएफ जो है सिर्फ 25 रुपए किलो की दर से प्याज उपलब्ध करा रहा है। इससे लोगों को काफी राहत मिली है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि त्योहारों का सीजन है, ऐसे में त्योहारों के समय में लोगों को प्याज की कीमतों से ना जूझना पड़े, इसलिए सरकार ने बफर स्टॉक से 1 लाख टन प्याज जो है वो बाजार में उतारने का फैसला लिया है। और इससे पहले भी सरकार ने अगस्त में भी फैसला लिया था कि बफर स्टॉक के अंदर जितने प्याज है उसको लोगों के लिए सस्ती दरों पर बाजार में उतारा जाए। खुदरा के साथ साथ जो थोक कीमतें हैं वो भी अब मंडियों में कम होती जा रही हैं, और ये जो बढ़ी हुई कीमतें हैं ये अस्थायी हैं। जैसे ही नई फसल बाजार के अंदर आएगी उसके बाद ये जो प्याज की कीमतें हैं ये नियंत्रण में होंगी। हमें तो बहुत मुश्किल पड़ रही थी, तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि 25 रुपए किलो के हिसाब से हमें प्याज मिल रहा है। यहाँ पे 25 रुपए किलो मिल रहा है सर, और मार्केटों में जो है 60 से 70 रुपए किलो प्याज मिल रही है। भारत सरकार के जिस मार्गदर्शन से हमें बताया गया है, ऑल पैन इंडिया, पूरे भारत में हमारे जो ब्रांचेस है उनके यहाँ से मोबाइल वैन्स कल से हमारी कम से कम 450 से अधिक मोबाइल वैन्स ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत भर में जा रही है ऑनियंस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बाजार के मुकाबले काफी कम है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में प्याज की जो दरें हैं वो स्थायी रूप से कम हो जाएंगी जब नई जो है फसल जो है बाजार के अंदर आएगी। अपने कैमरामैन सन्नी कालरा के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब रुख करेंगे तमिलनाडु का। तमिलनाडु के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी है। चेन्नई और अन्य कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश के कारण मदुरई और शिवगंगा जिले के स्कूल आज बंद रहेंगे। और अब नजर डालते हैं मंडी भाव पर। देखते रहे हैं कि क्या रहा देश भर में मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 2 नवंबर को अरहर का भाव था 11,000 रुपए। 3 नवंबर को इसके भाव में 1,000 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 12,000 रुपए प्रति क्विंटल पर।
राज्य के जम्बूसर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहां 2 नवंबर को अरहर का भाव रहा 8,000 रुपए। 3 नवंबर को इसके सौदे 200 रुपए चढ़कर 8,200 रुपए पर हुए, जबकि पश्चिम बंगाल के आसनसोल मंडी में 2 नवंबर को अरहर का भाव था 8,250 रुपए। 3 नवंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 8,300 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की मेनपुर मंडी में भी अरहर के सौदों में उठाव देखने को मिला। यहां 2 नवंबर को अरहर का भाव था 9,485 रुपए। 3 नवंबर को इसके सौदे 95 रुपए चढ़कर 9,580 रुपए पर हुए। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार बीते साल के मुकाबले इस साल लगभग बराबर देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34.21 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। वही बात आलू की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। 3 नवंबर को ज्यादातर मंडियों में आलू बिकवाली के लिए पहुंचा। वही बात इसके भाव की करें तो पुणे मंडी में शुक्रवार को आलू के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं पानीपत मंडी में भाव नरम रहे, जबकि सूरत, नरवाल और जोधपुर मंडी में आलू के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 2 नवंबर को आलू का भाव रहा 1250 रुपए। 3 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1250 रुपए पर बरकरार रहा। हरियाणा के पानीपत मंडी में इस दौरान आलू के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 नवंबर को आलू का भाव था 1100 रुपए। 3 नवंबर को इसके सौदे 300 रुपए लुढ़क कर 800 रुपए पर हुए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान आलू के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 3 नवंबर को आलू 1300 रुपए पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 2 नवंबर को आलू का भाव रहा 1500 रुपए। 3 नवंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 1600 रुपए पर जा पहुंचा। राजस्थान की जोधपुर मंडी में आलू के भाव की बात करें तो यहां 2 नवंबर को आलू का भाव था 700 रुपए। 3 नवंबर को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 700 रुपए पर हुए। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के किसान मेथी की बुआई कर लें। यहाँ के किसान अभी के समय चना और मसूर की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में गेहूं और सरसों की बुआई भी कर लें किसान। उत्तराखंड में आलू की बुआई करें, साथ ही यहाँ के किसान मटर की बुआई जारी रखें। उत्तराखंड के किसान कटे हुए धान की मड़ाई कर लें, साथ ही यहाँ के किसान अभी के समय तिल की कटाई का काम कर सकते हैं। उत्तराखंड में किसान प्याज की फसल में हाथ से निराई गुड़ाई करें, साथ ही लहसुन की फसल में भी निराई गुड़ाई कर लें। यदि फसल में किसी प्रकार का संक्रमण दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। बात करें असम की तो यहाँ के किसान तिल की कटाई का काम कर सकते हैं। असम में सरसों, रबी मक्का और रबी दलहन की बुआई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही असम में आलू की रोपाई कर लें किसान। इसके अलावा यहाँ के किसान टमाटर की खेती के लिए पंजाब छुआरा, पंजाब केसरी, पूसा रूबी, अर्का आभा, अर्का आलोक, BT1 जैसी किस्मों का चुनाव करें। साथ ही खेत में उचित जल निकासी का खास ख्याल रखें। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है।
पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथिक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में भूकंप से हुई भीषण तबाही पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि नेपाल में भूकंप के कारण हुई जनहानि और क्षति से अत्यंत दुखी हूं। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कई राज्यों में भी देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि रात 11:32 पर 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र नेपाल में था। भूकंप से किसी नुकसान की खबर नहीं है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। भूटान नरेश ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये यात्रा हमारे देशों के बीच प्राचीन संबंधों का एक प्रमाण है, जो बुनियादी ढांचे की साझेदारी, स्वास्थ्य सेवा में सहयोग और साझा आध्यात्मिक विरासत का उदाहरण है। भूटान नरेश के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए कहा कि भूपेश बघेल ने गरीबों को लूटकर प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल कर सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल खेला है। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा है कि शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में ये कहा है कि महादेव ऐप के प्रोमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 538 करोड़ रुपए रिश्वत दी है। आयकर विभाग ने तिरुवन्नामलाई में तमिलनाडु के पीडब्ल्यूडी मंत्री ईवी वेलु से जुड़े कई स्थानों पर छापेमारी की है। वहीं पुरूर में पूर्व डीएमके सचिव वासुकी मुरुगसेन की बहन पद्मा के आवास पर तलाशी जारी है। गांधीपुरम में फाइनेंसर सुरेश के कार्यालय और केवीपी नगर में उनके आवास पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में दवा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से कुल 7 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIDC क्षेत्र में ब्लू जेट हेल्थकेयर फैक्ट्री में कल रात भीषण विस्फोट हुआ। हादसे में कई लोग घायल भी हो गए हैं। NDRF की ओर से राहत और बचाव अभियान जारी है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।